और देश को पता लग चुका है कि आज जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं वो बहुत डरे हुए, बहुत डरपोक प्रधानमंत्री है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। जो हम विधेयक लाए उसमें कॉमा फुल स्टॉप का भी अंतर नहीं है, और फिर भी यह विधेयक क्यों लाना पड़ा? क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी सरकार आई जो नियम मानने को तैयार नहीं है। सही पकड़े हैं। आप भी जानते हो और दिल्ली के लोग भी जानते हैं कि इतनी नफरत अरविंद केजरीवाल जी से आपको हो गई कि आपने उनको रोकने के लिए बिल लेके आ गए। अरे अरविंद केजरीवाल जी, नफरत करो, दिल्ली के लोगों से नफरत मत करो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कश्मीर जैसी जगह पे जहां पर एक जमाने में आईएसआईएस और पाकिस्तान के नारे लगते थे, पत्थरबाजी होती थी, बम चलते थे, वहां G20 की समिट हो गई। इसमें आपको पार्टी का कौन सा एजेंडा नजर आ रहा है? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धाका डिबेट शो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप कुमार के बीच तीखी बहस। दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको सुधांशु त्रिवेदी का डिबेट कैसा लगता है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ढाका डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, और सबसे बड़ी बात है उस चीज को बचाने के लिए कि आज प्रधानमंत्री जो अपने आप को बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री कहते थे ना खाऊंगा, उनके राज में इस देश के अंदर 18 करोड़ रुपए के प्रति किलोमीटर की सड़क जो 29 किलोमीटर की बननी थी वो 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में बनी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुलासा कैग ने किया है। मतलब ये देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यहाँ पर सोने की सड़क बना दी। अब नहीं मानेंगे। ये पहले प्रधानमंत्री हैं, ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार करने वाले प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया और 2 दिन बाद उसको नहीं पार्टी में ले लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। आज जितने भ्रष्टाचारी है, चाहे वो हेमंत शर्मा हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, सारे के सारे भ्रष्टाचारी आज भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अच्छा तो भाजपा ये समझे कि अब तुम्हारा झूठ का पुलिंदा खुल चुका है, देश ने देख लिया है और देश को पता लग चुका है कि आज जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं वो बहुत डरे हुए, बहुत डरपोक प्रधानमंत्री हैं और वो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से डूबे हुए प्रधानमंत्री, केवल और केवल अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। अडानी को अच्छा, G20 में किसका फायदा हो रहा था जो आपने कह दिया कि बीजेपी का है? आज G20 में शक्ति सिंह यादव जी, आ रहा हूं आपके पास, लेकिन कुलदीप कुमार और आचार्य जी, ये G20 में किसका? G20 तो देश के लिए, देश को गौरवान्वित करने था। आप लोगों ने इसमें भी बता दिया कि ये बीजेपी की मार्केटिंग इवेंट है, ये बीजेपी का है, ये तो देश का है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मुझे लगता है कि ऐश्वर्या भाई, निश्चित रूप से देश का इवेंट है, देश के लिए सम्मान की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको ऐसे बिल्कुल प्रेजेंट ना करे कि ये भारतीय जनता पार्टी का इवेंट है। ये कोई देश में कोई कहता नहीं है इस बात को। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी मैं में इतना डूब चुके हैं, तानाशाही में इतना डूब चुके हैं, आज तक जो भी करेंगे वो अपना नाम उसमें करेंगे, वहां कमल का फूल करेंगे। अरे ये देश की बात है, देश सबसे पहले, पार्टी बाद में है। आप देश को आगे रखिए, आप देश के सम्मान को आगे रखिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी हर जगह पे अपने आप को आगे रखना चाहते हैं, अपनी पार्टी को आगे रखना चाहते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो फिर अगर आप देश की बात करते हैं तो पार्टी उससे बहुत पीछे है। लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री तानाशाही में डूब चुके हैं कि आज सुधांशु जी G20 में क्या आप अपनी पार्टी, अपने नेता को आगे रख रहे हैं? देश आगे है ना, ये तो देश का है। विपक्ष का ये क्या आरोप है? यादव जी, आ रहा हूं उसके बाद जी। सुधांशु जी देखिए, पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली विधेयक के ऊपर बोलते समय यह कहा था कांग्रेस पार्टी से कि आम आदमी पार्टी ने केवल इस विधेयक पे आपका समर्थन लिया, विधेयक समाप्त होते ही वो गठबंधन तोड़ देंगे। और वो लक्षण दिखने लगा छत्तीसगढ़ में। और जो कुछ हुआ, ये हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र बोल रहे हैं कि स्थिति चिंताजनक, मान्यवर हमारे लिए चिंतनीय नहीं है, आपके लिए दयनीय स्थिति हो गई। जिस ढंग से आप लोगों की स्थिति उभर के सामने आती जा रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप की। अब G20 की बात करें, G20 कितना बड़ा इवेंट है कि देश की, आप समझिए कि दुनिया की 75% इकोनॉमी जिन देशों के हाथ में है वो आज G20 में आ रहे हैं। पूरे भारत में 50-55 जगहों के ऊपर कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत के समाज, संस्कृति, विकास सबका प्रतिनिधित्व हो रहा है। कश्मीर जैसी जगह पे
जहां पर एक जमाने में आईएसआईएस और पाकिस्तान के नारे लगते थे, पत्थरबाजी होती थी, बम चलते थे, वहां G20 की समिट हो गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसमें आपको पार्टी का कौन सा एजेंडा नजर आ रहा है? अफसोस की बात यह है कि आप लोग अपनी हर चीज को पार्टी के नफे नुकसान के तराजू पे तौलते हैं। इसीलिए दिल्ली की विधानसभा का उपयोग दिल्ली के से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर निर्णय करने की बजाय पार्टी के रूप में आपके मन की जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी भड़ास निकालने के लिए करते हैं, और इसीलिए दिल्ली के सत्र का कभी सत्रावसान नहीं करते। तो इस कारण से आपकी यह समस्या है कि आप पार्टी के दृष्टि से देखते हैं। हम तो कह रहे हैं कि G20 भारत का एक मौका है और पूरे भारत को हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समय में स्थापित किया है। मेरे विचार से महत्वपूर्ण और एक वो लोग सदन की गरिमा का ज्ञान बांट रहे हैं जो बोलने पर सदन से सस्पेंड कर देते हैं। वो लोग ज्ञान बांट रहे हैं जो न विपक्ष की बात सुनना चाहते हैं ना किसी की बात सुनना चाहते हैं। वो केवल तानाशाही से एक ऐसा बिल ले आते हैं लोग उसके संसद के अंदर जो असंवैधानिक बिल है। ये आप भी जानते हैं, ये आपकी पार्टी भी जानती है, और आप भी जानते हो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो क्या हाल होगा। हाँ ये कर लो पहले। ये आप भी जानते हो, और दिल्ली के लोग भी जानते हैं कि इतनी नफरत अरविंद केजरीवाल जी से आपको हो गई कि आपने उनको रोकने के लिए बिल लेके आ गए। अरे अरविंद केजरीवाल जी नफरत करो, दिल्ली के लोगों से नफरत मत करो, दिल्ली के दो करोड़ लोगों से नफरत मत करो। जवाब आ रहा है, जवाब काउंटर कुलदीप। आप देश के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट काउंटर, तो किसको मानोगे भाई? आप किसी को नहीं मान सकते। आप देखिए, सुनिए, अरे कुलदीप जी, अरे बहुत जोश हो गया। अब हमारा विषय, हमारा भी पक्ष सुन लीजिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। देखिए, गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से संसद में कहा कि जो 1991 का नियम था 2015 तक जो चला, जो हम विधेयक लाए उसमें कॉमा फुल स्टॉप का भी अंतर नहीं है। और फिर भी यह विधेयक क्यों लाना पड़ा? क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी सरकार आई जो नियम मानने को तैयार नहीं है। यहां कोई दिल्ली सरकार के अधिकार में हस्तक्षेप करने की बात नहीं है। दिल्ली सरकार केंद्र के सरकार के हस्तक्षेप करने को तैयार है। कोई पंचायत में सेलेक्ट होकर पार्लियामेंट की पावर चाहे तो वो समस्या, इसलिए नियम को एक्ट का हिस्सा बनाना पड़ा। चुनौती के साथ कहता हूं, एक शब्द दिखाइए जो अलग हो 91 से 2015 तक, क्योंकि तब तक जो भी सरकारें थी, हमारी कांग्रेस सरकार चलाना चाहती थी, लड़ना नहीं चाहती थी। और आप लोगों की स्थिति यह है कि आप सरकार चलाने से ज्यादा लड़ने में इंटरेस्टेड। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं सर, देखिए आपके में मैं नहीं बोल रहा था, प्लीज आपने अपने टर्न पे बोलिए। विधायक जी सुन लीजिए। आपने कहा कि आपके सांसद संजय सिंह जी मान्यवर, उनको कई बार नामित किया जा चुका है। पिछले सत्र में वो टेबल के ऊपर चढ़ के नृत्य ऐसा कर रहे थे, उन्होंने माइक उखाड़े थे। क्या बात करते, प्रश्न पूछने पे कर दिया गया, उनको चेतावनी दी गई है 2-3 बार, उसके बाद हुआ। दूसरा, मैं एक टेक्निकल प्रश्न पूछता हूं। इनके सांसद राघव चड्ढा ने एक कमेटी का नाम प्रस्तावित किया जिसमें कहा उसको सेलेक्ट कमेटी में दे दिया जाए। हमारी पार्टी छोड़िए, उसमें हमारा भी नाम था, वो अलग बात। इनकी पार्टी का विप क्या था कि सांसद सदन में उपस्थित रहेंगे और दिल्ली विधेयक के विरुद्ध मतदान करेंगे। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हमारा विप यह था कि हम लोग उपस्थित रहेंगे और विधेयक के पक्ष में मतदान करेंगे। अब यह बताइए, अगर आप ही के सांसद ने लिख दिया कि सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए तो विप का उल्लंघन है कि नहीं आपकी? बोलिए, आपका विप ये तो नहीं था? यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या आपके सांसद सदन में उपस्थित रहेंगे और सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए करेंगे? जवाब दीजिए मुझे। आपका सांसद खुद आपकी विप का उल्लंघन कर रहे हैं। विधायक तो आप और जिन लोगों का नाम हमलों से डाल रहे हैं, हमारे संविधान को समझते हैं आप, प्रयास कर रहे हैं। आप मुझे टेक्निकल जवाब चाहिए। क्लियर कट विप थी कि सदन में उपस्थित रह के विधेयक को गिराना है, तो विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजना विप का उल्लंघन है या नहीं? बोलिए हाँ या ना। जी पहले मैं बता देता हूँ। देखिए, आप तो आचार्य जी आ रहा हूँ, शक्ति सिंह जी आ रहा हूँ। आप तो बहुत वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, आप सांसद, राज्यसभा सांसद भी हैं, आपको सारी जानकारी है। तो आज चैनल पे बता के जाइए कि क्या सिलेक्ट कमेटी में नाम भेजने के लिए किसी मेंबर की अनुमति चाहिए होती है? आप तो जानकार है संविधान के भी, आप लोकतंत्र की परंपरा को जानकार है। हाँ, बिल्कुल चाहिए होती है। नहीं चाहिए होती है, नहीं चाहिए होती है सुधांशु जी। बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। और ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं मान्यवर, सुनिए। अब मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए। जो सेलेक्ट कमेटी में भेजने का संसद का नियम है, आजा चलिए पूरी आप बात कर लीजिए तब हम जवाब। देखिए, मैंने वही कहा कि लेकिन आपने क्यों? क्योंकि आपको पता है कि राघव चड्ढा जी अमित शाह जी के सामने आंखों में आंखें डाल के
दिल्ली के लोगों के अधिकारों की बात कर रहे थे, दिल्ली की बिल की बात कर रहे थे। उन्होंने चुनौती दी थी अमित शाह जी को, और ये कहां बर्दाश्त होने वाला है आपको, या आपके अमित शाह चाणक्य जी को उनको बर्दाश्त नहीं होगा कि एक 22-25 साल का लड़का आंखों में आगे डालकर बात करे गृह मंत्री की सदन के अंदर। क्यों हिला डाला ना? आप लोगों को इस लोकतंत्र की परंपराओं को आपने तार तार करने का काम किया है, और आपने तानाशाही, केवल और केवल तानाशाही, प्रिविलेज कमेटी में भेजोगे, संस्था रद्द करोगे, अरे आप दोबारा रद्द करोगे, दोबारा चुन के आ जाएंगे। लेकिन सुधांशु जी, आप तो बहुत बड़े जानकार हैं लोकतंत्र के, आप तो बहुत बड़े, आप खुद रायसभा सांसद है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि सिलेक्ट कमेटी जवाब आ गया कुलदीप जी, कभी भी किसी की अनुमति नहीं चाहिए होती है। आचार्य जी माफी चाहता हूं, आ रहा हूं। किसी का नाम भी वहां कर सकता हूं, उसको नहीं कर रहा तो मना कर सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। सुधांशु जी काउंटर। इन्होंने तकनीकी प्रश्न उठाया, आचार्य जी को भी ले इन्होंने तकनीकी प्रश्न उठाया, मैं तकनीकी उत्तर देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान्यवर, सेलेक्ट कमेटी में भेजने के रूल का प्रावधान रूल संख्या 72 में है, जिसके 2 पार्ट हैं। 72(1) ये कहता है कि कोई भी संसद सदस्य किसी भी कमेटी के सदस्यों का नाम प्रस्तावित कर सकता है, और रूल नंबर 2 ये कहता है, ये सही है, सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती, पर रूल नंबर 2 कह रहा है नामित करने वाले सांसद का यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि जिन सांसदों का नाम वो दे रहा है वो कमेटी में रहना चाहते हैं या नहीं। अंग्रेजी में लिखा है he has to ensure that those them who are sent is they are willing to be the part of that committee। मान्यवर, इसीलिए मैं कह रहा हूं नियम के अनुसार सारी बात। और मैं दूसरी बात आपसे कह रहा हूं, आपका विप क्या था, सेलेक्ट कमेटी में भेजना है या विधेयक को गिराना? अगर विधेयक के विरुद्ध मतदान न करके सेलेक्ट कमेटी में भेजा, आपने तो अपनी विप का मजाक उड़ा दिया भाई। हम क्या कह रहे हैं?